है मनी। अब हम पहले ये देखेंगे कि जब पैसे यानी मनी नहीं होती थी उससे पहले किस तरह से दुनिया का निजाम चल रहा था। तो तब होता था जो सिस्टम, उसका नाम है बार्टर सिस्टम, इरा ऑफ एब्सेंस ऑफ मनी। मनी एब्सेंस में थी, मतलब ये कि जब पैसे नहीं होते थे, मनी नहीं होती थी, तो तब बार्टर सिस्टम होता था। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद वन एंड अदर, मतलब ये है कि एक बंदे को अगर कोई चीज चाहिए तो दूसरे को कहता था कि मेरे पास ये चीज सरप्लस में है, मुझसे ये ले लो, और मुझे फलां चीज जो तुम्हारे पास है मुझे वो दे दो। तो इस तरह से गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता था। तो इस तरह से दुनिया का निजाम चल रहा था। इसके कुछ नुकसान थे। को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, बोथ पार्टीज बायर्स एंड सेलर्स मस्ट बी एबल टू ऑफर समथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल फॉर ईच ऑफ देम। अब इसमें अगर एक बंदे ने दूसरे से कोई चीज लेनी है तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा चीज तभी देगा जब उसे वो वाली चीज आपसे मिलेगी जो उसे चाहिए। तो को इंसिडेंस का होना जरूरी था कि जो चीज आप उससे ले रहे हैं उसके बदले में आपके पास वो चीज भी होनी चाहिए जो उसे चाहिए। रेट ऑफ एक्सचेंज, both parties must agree same rate of exchange which should be acceptable for everyone at the same time। रेट ऑफ एक्सचेंज ये कहते हैं कि किसी एक मुल्क की जो करेंसी है उसकी किसी दूसरे मुल्क की करेंसी के मुकाबले में कितनी वैल्यू है। अब जिस तरह से अमेरिकन डॉलर्स हैं और पाकिस्तानी रुपीज हैं, तो डॉलर के मुकाबले रुपीज हैं हमारे, वो कितने हैं। तो डॉलर को देखा जाए तो उसके मुकाबले में हमारे पैसे की वर्थ कितना है। सेम इसी तरह से पहले देखा जा रहा था कि मैं अगर उससे आटा ले रहा हूँ तो उसके आटे के बदले में मैं उसे चीनी दे रहा हूँ तो उसकी क्या वर्थ है, या मैं अगर उसे चीनी दे रहा हूँ तो उसके बदले में वो जो आटा मुझे देगा उसकी क्या वर्थ है। तो एक करेंसी और दूसरी करेंसी की वर्थ की देखना, या एक गुड्स और बाकी दूसरे की गुड्स क्या आपस में वैल्यू को चेक करना, ये रेट ऑफ एक्सचेंज होता है। Indivisibility of goods, most of the goods are indivisible and by dividing they become useless। चेयर, टेबल, पेन, डोर वगैरह। अब पैसे हैं जिस तरह से 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100, 1000, 5000 मुख्तलिफ नोट है। लेकिन अब अगर आपने जब गुड्स और सर्विसेज होती थी तो आप उनको डिवाइड नहीं कर सकते थे। अब आपके पास टेबल है तो जाहिर सी बात है टेबल है, आप उसे अगर तोड़ेंगे तो वो तो किसी खाते की नहीं रहेगी, वो एक फुली फिनिश्ड फॉर्म में है तो टेबल है। तो इस तरह से वो कहते तब इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, ये भी एक इशू था। इसके बाद है स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोरिंग द वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ पेरिशेबल गुड्स वाज इम्पॉसिबल। अब आप कहें कि मेरे पास तकरीबन कोई 500 की सब्जियां पड़ी हैं जो मैंने बेचनी है, तो क्या आप 500 रुपए अगर होंगे करेंसी की शक्ल में वो तो आप सेव कर सकते हैं चाहे जितने अरसे के लिए करें, लेकिन 500 की पेरिशेबल गुड्स जिनके खराब होने का खतरा होता है उनको आप ज्यादा अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। इसके बाद है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, मोस्ट ऑफ द गुड्स वर इमूवेबल लाइक हाउसेस एंड एग्रीकल्चर लैंड। पैसे हैं, आप एक मुल्क दूसरे मुल्क, एक शहर दूसरे शहर जहाँ चाहें अपनी जेब में लेकर जा सकते हैं, या अपने अकाउंट्स वगैरह में इजी पैसा, जैश कैश, बैंक अकाउंट जो भी है। लेकिन तब जो होता था तब तो गुड्स और सर्विसेज होती थी, तो क्या गुड्स को आप इस तरह से जहाँ चाहे लेकर जा सकते हैं, तो नहीं लेकर जा सकते। डिफिकल्टीज इन टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स वाज नॉट एबल टू बी स्पेंट ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। टैक्स तब किस हालत में लिया जाता था। अब हम ये देखते हैं कि आप लोग अगर 10,000 कमा रहे हैं तो उनमें से 1,000 रुपए हमें दें, गवर्नमेंट कहती है। तब क्या होता था, अगर आपके पास 100 चेयर्स हैं तो उनमें से 2 चेयर हमें दे दो टैक्स की शक्ल में, तो क्या उन चेयर को आप किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर पैसे हों वो आप किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते। इसके बाद है मनी, anything that can be used to pay for goods and services and can be accepted as reward against factors of production। वो कहता है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज के लिए हम जो पैसे पे करते हैं वही मनी होती है, और कैन बी एक्सेप्टेड एज रिवार्ड अगेंस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कहा था कि जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसमें हमारे जो फैक्टर्स या कंपोनेंट्स होते हैं उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिनको इनपुट, कास्ट या रिसोर्सेज कहते हैं। तो वो कहते हैं उनको रिवार्ड की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है मनी को। जिस तरह मैंने कहा था कि पहला क्या है, लैंड, उसका किराया, रेंट, वो एक रिवार्ड है। लेबर की सैलरी रिवार्ड है। कैपिटल का इंटरेस्ट रिवार्ड है, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट रिवार्ड है। इसके बाद है क्लोज डेफिनेशन ऑफ मनी, एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज ए मींस ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज ए मेजर एंड ए स्टोर ऑफ वैल्यू। वो कहते हैं कोई भी चीज जिसको तबादले के लिए इस्तेमाल किया जा सके और उस टाइम के ऊपर हम मेजर कर सकें और उस वैल्यू को स्टोर कर सकें, तो उसने कहा कि ये क्या है, मनी है। अब पैसे हैं, ये एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हमें कोई भी चीज दे दे उसके बदले हम पैसे दे सकते हैं और उनको स्टोर भी कर सकते हैं। उस किसी चीज की वर्थ मेजर करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, टू एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, allowing economic agents to exchange the goods without the need to barter।
बार्टर मतलब वो कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट्स जो है हमारे चार, कंज्यूमर, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेडर, वो कहते हैं ये उनको अलाउ करता है कि गुड्स वगैरह को वो एक्सचेंज कर सकें, उनको बार्टर करने के बजाय। उनको बार्टर करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं पैसों की मदद से। अब जिस तरह से फर्म है वो गुड्स और सर्विसेज देती है, जो कंज्यूमर है वो पैसे देकर चीजें लेता है, ना कि वो भी गुड्स और सर्विसेज दे। टू एक्ट एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, allowing the people to compare the relative price of goods and services through a common denomination। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, टू एक्ट एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर यूनिट क्या होता है, मतलब ये कि एक इकाई। allowing the people to compare the relative prices of goods and services through a common denomination। अब जिस तरह से कोई एक चीज है, हो सकता है पाकिस्तान में उसकी और प्राइस हो, इंडिया में और हो, तो इस तरह से एक यूनिट के तौर पर उनको कंपेयर की जा सकती है दोनों की relative price। To act as a store of value, allowing the people to stop immediate consumption if they have a surplus of resources and to recover it later to consume। वो कहता है कि ये अब जो इसको स्टोर भी किया जा सकता है, इमीडिएट कंजम्पशन जो है उसको भी रोक देता है। अब जिस तरह पेरिशेबल गुड्स है उनको तो उसी टाइम हमने कहीं ना कहीं किसी खाते लगाना होता है, कहीं ना कहीं यूज करना होता है, लेकिन पैसे अगर आपकी जेब में है, आपके अकाउंट में है, तो वो आप किसी भी टाइम रख सकते हैं। to act as a standard of deferred payments। deferred payments जो installments फ्यूचर में हम पे करें, allowing people to consume goods and services in the current time period while continuing in future periods। मतलब क्या है, तो कोई भी चीज अगर है तो आप उसको किस्तों के ऊपर लेकर अभी इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे बाद में दे सकते हैं। इसके बाद है डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट मनी। एक है क्लासिकल, एक केन्सियन या केनेशियन और एक मोनेटरिस्ट। Classical, money allows interaction between buyers and sellers। Money plays a passive role in the economy। अब यहाँ पर देखिए, पहले जो होता था गुड्स और सर्विसेज, तो उसके मुकाबले में भी गुड्स और सर्विसेज दी जाती थी, तो दोनों एक्टिव चीजें समझी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब गुड्स दे रहे हैं, उसके मुकाबले में हम पैसे ले रहे हैं, तो वो हम उसे कह रहे हैं एक पैसिव रोल है उसका। कैसा नहीं है कि हम गुड्स के मुकाबले में गुड्स ही ले रहे हैं, नहीं, गुड्स के मुकाबले में पैसे ले रहे हैं। Keynesian या Keynesian, money allows interaction between buyers and sellers। Money acts as a store of value। Money can be used to facilitate the transactions। Money can be used to purchase the goods and services in future। This goes against the classical view of neutrality of money। Neutrality of money मतलब it implies central bank doesn't affect the real economy। मतलब number of jobs, size of real GDP, amount of real investment by creating the money। वो कहता है कि जो क्लासिकल थे उन्होंने क्या कहा था कि मनी न्यूट्रल के तौर पर है, और न्यूट्रल का मतलब क्या है, वो कहता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो इस चीज का इफेक्ट नहीं करता कि नंबर ऑफ जॉब्स कितने हैं, रियल जीडीपी कितनी आ रही है, अमाउंट वगैरह। सेंट्रल बैंक क्या है, वही जो हमारे इसमें स्टेट बैंक है, और स्टेट बैंक की जो पॉलिसी हमारे पैसों से रिलेटेड होती है उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसको आगे जाकर मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस किसने किया है, मॉनेटरिस्ट ने। ब्रांच ऑफ न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, दे बिलीव दैट aggregate expenditure in the economy are decreased by increase in rate of interest because it increases the cost of loan। वो कहता है हमारे जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से कम हो जाता है। वो किस तरह से, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आप जितना खर्चा करते हैं, वो कहता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो तो आप खर्चा कम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कब आती है, जब आप किसी बैंक से कर्जा ले रहे हो, तो उसके ऊपर जो सूद होता है उससे हम कहते हैं इंटरेस्ट। तो अगर किसी बैंक से आप कर्जा नहीं ले रहे क्योंकि उसके ऊपर सूद ज्यादा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, तो जब कर्जा नहीं ले रहे, आपकी जेब में पैसे नहीं आ रहे, तो फिर आगे आप खर्चा भी नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर भी नहीं करेंगे, तो इस तरह से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कम होगा। मनी कैन अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन इकोनॉमी। They further believe that money influences the long-run unemployment in the economy। If monetary policies are used to increase the aggregate demand, it is thought that this use of additional money can cause a short-term boost output। Boost output क्या है? If monetary policies are used to increase the aggregate demand। अब वो कहता है कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी इस तरह की है जो हमारी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा रही है, तो जब डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात इधर से हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ती है, तो जिसकी वजह से वो क्या कहता है, दिस यूज ऑफ एडिशनल मनी में कॉज ए शॉर्ट टर्म बूस्ट इन आउटपुट। आउटपुट किसे कहते हैं, उसी प्रोडक्ट को सप्लाई जो हम करते हैं। अगर डिमांड ज्यादा है तो हम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे। इसके बाद है एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक, पेपर, क्रेडिट, फियाट और इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल। कमोडिटी या गुड्स मनी, different goods, animal stones, bones, tobacco were used as medium of exchange।
वही जो वाटर सिस्टम की पहचान समझ जाता है कि गुड्स वगैरह एक्सचेंज करते थे जिस तरह से हम। इसके बाद है मेटालिक मनी। Any metal which is used as a medium of exchange during economic transaction is termed as metallic money. Any metal, gold and silver in ancient times and later on standardized coins which have a specific weight and shape, minting of coins वगैरह जिस तरह सिक्के वगैरह हैं। Types of metallic money. Full-bodied money, a form of money in which intrinsic value of the metal used in that coin is equal to the face value printed on the coin. वो क्या कह रहा है? Value of metal used in the that coin is equal to the face value printed on the coin. मतलब ये कि एक सिक्का जो है उस सिक्के की वैसे वो सिक्का जो है उसकी औकात कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, कितने की उसकी वर्थ है, वो 10 रुपए है, लेकिन उस सिक्के को हम ऊपर लिखा हुआ है कि ये 5 रुपए वाला सिक्का है। तो ये फर्क है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू, कि वो एक्चुअल में वो सिक्का कितने रुपए में हमने बनाया है, और उसको जब हम यूज कर रहे हैं, उसको मुख्तलिफ लोग एक दूसरे को दे रहे हैं, कोई पैसे ले रहा है, कोई दे रहा है, तो तब उसकी हमने ऊपर कितना लिख दिया कि ये कितने वाला सिक्का है। अब 5 रुपए वाला सिक्का है, तो जो लोहा है 5 रुपए के सिक्के में, हो सकता है वो 10 रुपए का हमें पड़ा हो, लेकिन उसके ऊपर वर्थ कितनी हमने लिख दी है कि ये 5 रुपए वाला सिक्का है। तो एक है कि एक सपोज नोट है कोई भी, तो नोट का हमने कागज वाला कोई नोट बनाया, उसके ऊपर प्रिंट किया, प्रिंट निकाला, तो इस टोटल एक्सपेंसेस हमें पड़े 20 रुपए के, लेकिन एक प्रिंटेड फॉर्म में जब नोट तैयार हो गया तो हमने क्या किया, इसकी वर्थ 10 रुपए की मार्केट में, अगर कोई ये नोट देगा तो वो शो किया जाएगा कि ये 10 रुपए का है। तो इस तरह से एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक है फेस वैल्यू। टोकन मनी, a form of money in which intrinsic or actual value is less than its face or market value। वो कहता है कि हो सकता है सिक्का हमें पड़ा 5 रुपए में हो, लेकिन उसके ऊपर वर्थ हमने 6 रुपए लिख दिया है कि ये एक्सचेंज जब किया जाएगा लोगों के दरमियान तो 6 रुपए के तौर पर इसे समझा जाएगा। एडवांटेजेस, these metals solve the problems being faced in the barter system to some extent। Disadvantages, meaning of precious metal, transferring of heavy metal coins। Paper money, people started accepting receipts issued by goldsmith, rich and reliable men with repute in the town during their economic transaction। People started gradually facing difficulties with this informal system। Central bank removed these difficulties by taking over the power of issuance of paper money। Convertible or inconvertible। Convertible, government promises to change this currency into gold if demanded। Inconvertible, government has no promise to give gold if demanded। Paper money. Advantages, it doesn't require precious metals. Printing of currency notes is simple and cheaper than minting coins। Help the government to increase the money supply to finance its development projects without imposing new taxes। Easy to transfer as compared to metallic money। आपकी जेब में कुछ सिक्के पड़े बहुत ज्यादा तो जेब वजनी होगी, अगर नोट पड़े हों तो इतना मसला नहीं होगा अगर पेपर फॉर्म में। Disadvantages, danger of inflation is a serious threat of paper money। There is a high probability of over-issuance of currency notes as no metallic requirement are attached with it। While making international payments, money has limited acceptability। It is usually accepted within the domestic boundaries of a country। Paper money has limited age than coins, as it can be torn or burned। पैसों को जलाया जा सकता है, सिक्कों को तो नहीं जलाया जा सकता। Credit money, based on trust between parties that money will be repaid। क्रेडिट मतलब लोन या उधार के ऊपर। Demanded against physical or legal person is such a way that it can be used for the purchase of goods or services। It includes a simple verbal or written agreement or any other financial instrument that are not immediately payable। For example, bonds। bonds में बताता हूँ क्या होता है। There are many cases where people wish to spend money before they have it। क्रेडिट मनी मतलब उधार के ऊपर जो आपने पैसे लिए हैं, वो कहता है कि उधार के ऊपर पैसे तब भी कोई बंदा दे सकता है जब ट्रस्ट हो उन दोनों के दरमियान, उनमें कोई एग्रीमेंट हो जाए, चाहे वर्बल हो या रिटर्न हो। वर्बल रिटर्न का मतलब क्या है, स्पोकन हो या लिख पढ़ के साथ हो। अगर कोई मुआहदा होगा उन दोनों के दरमियान, कोई ट्रस्ट क्रिएट होगा तो तभी लोन दे सकेगा। तो लोन वाले जो पैसे होते हैं वो क्या होते हैं, उसके लिए हम खर्चा पहले करते हैं और अदा बाद में करते हैं। कर्जा पकड़ कर कहीं से हमने खर्चा कर दिया अपनी कोई चीज लेते हुए, और बाद में हम उसको बिफोर दे हैव इट, कि एक्चुअल में उनके पास आते बाद में पैसे। Advantages or disadvantages, allows the consumer to consume the expensive goods based on future earnings। This includes houses, education, cars which could otherwise not be bought। Allows the firm to invest, expand and generate the future revenue rather than using retained earnings।
इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट कैन आल्सो इंक्रीज इट्स स्पेंडिंग बाय इशूइंग द बॉन्ड्स व्हिच इज अ टाइप ऑफ क्रेडिट। बॉन्ड तो वैसे टॉपिक आएगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ। कभी कभी ऐसे होता है हमारे मुल्क में, लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, कभी ऐसे होता है कि लोगों के पास पैसे बहुत कम होते हैं। अगर लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा हो तो दुकानदार को पता चलता है कि इनके पास पैसे हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से महंगाई हो जाती है। लेकिन अगर मार्केट में पैसे कम हों तो इसका मतलब क्या है, फिर चीजों को सस्ता करना पड़ेगा ताकि आवाम से पैसे लिए जा सकें। अब इस तरह से क्या है, अब जब पैसे ज्यादा होते हैं लोगों के पास तो डर होता है महंगाई का, क्योंकि पैसे ज्यादा है तो दुकानदार चीजें महंगी कर देगा, तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत क्या करती है, वो लोगों को कहती है आप लोग मुझसे कोई भी एक डॉक्यूमेंट ले लो जिसके ऊपर लिखा होगा कि हुकूमत ने आप लोगों से इतने पैसे लिए हैं, और वापसी जब लौटाएगी 6 महीने या 1 साल के बाद तो इतने सूद के साथ वापस करेगी। क्यों हुकूमत आवाम से पैसे इसलिए ले लेती है, ताकि इनके पास ज्यादा पैसे देखकर उधर से महंगाई ना बढ़ जाए। तो हुकूमत उस टाइम बॉन्ड इशू करती है, कोई डॉक्यूमेंट देती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि हुकूमत ने फलां बंदे से इतने लाख या इतने हजार रुपए लिए हैं और वापसी इतने हजार वापस करेगी फलां डेट को, सिर्फ इसलिए कि पैसा अब अवाम की बजाय हुकूमत के पास आ जाता है। ये इन्फ्लेशन का जब डर हो, और जब डिफ्लेशन का डर हो तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम हुकूमत क्या करती है, जो हुकूमत ने पैसे ले रखे थे अवाम से उस टाइम कहती है लोगों को कि चले भाई अब वो पैसे मैं आप लोगों को वापस कर रही हूँ, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे कम पड़ गए थे। तो जब पैसे कम हो तो हुकूमत वही पैसे वापस कर देती है अवाम को। तो ये बॉन्ड का ये एक किस्म का लोन ही है कि अवाम हुकूमत को लोन दे रही होती है, बाद में फिर इंटरेस्ट के साथ सूद के साथ वापस लेती है। डिसएडवांटेज क्या है, देयर इज ए रिस्क दैट ए पर्सन इशूइंग द क्रेडिट में नॉट रिसीव फुल पेमेंट फ्रॉम द पर्सन रिसीविंग द क्रेडिट। वो कहता है कि उधार के पैसों में ये भी डर होता है कि जितना उधार दिया जा रहा है उतना वापस ना हो सके। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एस्टैब्लिश द ट्रस्ट बिटवीन पार्टीज। क्रेडिट में आल्सो कॉज इन्फ्लेशन। Fiat order money. It has no intrinsic value. It is a government issued currency that is not based on commodity. हुकूमत कह दे कि फलां जो नोट है ना इसकी आज से इतनी वर्थ होगी, बस हुकूमत ने जिसको लीगल करार दे दिया ना, हुकूमत ने जो ऑर्डर दे दिया है उससे हम फियाट मनी या ऑर्डर मनी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मनी, यूज ऑफ इंटरनेट एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये पता है आपको। Bank can store monetary value on technical device that may be widely used for making payment, withholding or carrying cash. Monetary value जहां भी हो समझ लेना कि मनी के पैसे, मनी की बात उसकी कितनी है। एक टेबल है, टेबल की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, टेबल जितने रुपए की है उतने हजार उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। इट फर्दर हेल्प्स इन लॉन्ग डिस्टेंस पेमेंट विद इन द मोमेंट्स। अब किसी बंदे ने कहा है कि मुझे 10,000 आकर कॉलेज में फीस दो, अब बजाय इसके कि आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं या एक ही शहर के अंदर एक जगह से कॉलेज में जाएं और उसे पैसे देकर आए, तो वो कहते हैं अब इस तरह से जो इतने लंबे डिस्टेंस होते थे अब वो लम्हों के अंदर ही पेमेंट्स हो जाती हैं, तो आप उसी टाइम उन्हें इजी पैसा जैज कैश वगैरह कर देते हैं। Characteristics of good money. General acceptability. People will prefer money only it is accepted in exchange of their goods and services, and if they are certain that it would be acceptable when they need to pay it somewhere else. वो कहते हैं कि अब हमें पता है हम उसी करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं जो हमें पता हो कि बाद में फिर ये इस्तेमाल भी होगी। अब अगर कोई आपको कहे कोई 2000 में एक 10 रुपए का नोट जो इस्तेमाल होता था आज आपको वही दे दे, वही कोई नोट आपको दे दे, तो क्या आप लेंगे? क्योंकि आपको पता है मैं इसे एक्सेप्ट तो कर लूँ लेकिन आगे ये इस्तेमाल ही नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये इसका इस्तेमाल जो है वो खत्म हो चुका है। स्टेबिलिटी. Money should have stability. If value of money will be unstable, then it cannot perform its function as a measure of value, and especially as a standard of deferred payments. This is because people cannot trust while lending or accepting their payment in future as its value would be unclear. वो कहता है कि मनी की जो वर्थ है वो सर्टन और स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपने 10-10 वाले 10 नोट दिए किसी बंदे को और वो 100 रुपए हुआ, 6 महीने के बाद वही नोट वो कहे कि आप इसकी वर्थ जो इसको 5 रुपए के तौर पर समझा जाएगा, तो जब वापसी हो तो ये तो फिर गलत बात है। तो उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल होनी चाहिए। सेम इसी तरह से दूसरी सेंस में अगर लें तो पैसे की वर्थ कम कैसे होती है, 10 वाला नोट है, पहले 10 रुपए में बहुत सी चीजें आ जाती थी, अब 10 रुपए में थोड़ी चीजें आती हैं, तो वो भी पैसों की वर्थ कम हो गई है महंगाई की वजह से। ड्यूरेबिलिटी. इट कीप्स द सेम शेप एंड सब्सटेंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ time. It will not be destroyed, not degrade over the time. It is not confined to just physical durability.
If issued by the government, it must be assumed that the government too will be durable for the paper that they issue to have value. Durability होनी चाहिए, मतलब यह है कि सेम शेप एंड सब्सटेंस ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। वो कहता है कि स्पेसिफिक अच्छे खासे पीरियड के लिए 10 का जो नोट है उसकी शेप और उसका मटेरियल सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जल्द से जल्द चेंज होता रहे और आपके पास जो पुराने पैसे पड़े हैं वो आपको फिर तब्दील कराने पड़ जाए बैंक में से। क्योंकि जब कहते हैं कि अगले महीने से जो 1000 वाला नोट है वो खत्म हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, उनके पास जो भी 1000 वाले होते हैं वो जल्दी जल्दी बैंक में जमा करा देते हैं ताकि हमारे बाद में ये पैसे वर्थलेस ना हो जाए, हम इनको चेंज करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, जो भी नया नोट इशू करो एक कुछ अच्छे खासे टाइम के लिए वही चलता रहे। Divisibility. Money can be divided into small increments to facilitate the exchange of a variety of goods. Historically, precious metals have been used as money as they can be easily divided. Transportability. Money can be easily transported between locations. However, if money took the form of concrete blocks, then moving into a market would be problematic. Precious metals have historically been fairly transportable. However, it could still not be as mobile as paper. Non-counterfeitability, no duplication. Money cannot be easily duplicated. It will fail as a medium of exchange if people can create their own easily. Preventing the duplication of money is a task that government must control to ensure that functions of money remain intact. Duplication किसे कहते हैं? फोटोकॉपी को। मतलब ये है कि एक चीज की नकल तैयार ना हो सके, नो डुप्लीकेशन। तो वो कहते हैं कि हुकूमत के जो नोट हैं वो और किसी के पास अथॉरिटी ना हो और कोई मशीन किसी के पास ना हो जो नोट वो खुद बना सके, फिर तो कोई गरीब नहीं होगा, वो कहेगा नोट मैं अपने खुद बना लेता हूँ। तो इसकी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट विल एम्प्लॉय a number of measures such as watermarking to make the process of duplication more difficult। जिस तरह से मैंने कोई नोट्स लिखे हैं या ये लेक्चर्स हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनको कोई कॉपी ना करे, तो मैंने हर स्लाइड के ऊपर अपना लोगो डाल दिया है, एक वाटर मार्क इसे कहते हैं। तो वो कहते हैं हुकूमत भी इसी तरह का एक वाटर मार्क अपने नोट्स में डाल देती है जो करेंसी नोट्स होते हैं, ताकि उनको कोई कॉपी ना कर सके। डिमांड फॉर मनी, amount of money which people wish to hold at a given time at different rate of interest। desired amount of different rate of interest का मतलब क्या? Demand for money MD, amount of money which people wish to hold at a given time at different rate of interest। एक बंदा है, उसकी ख्वाहिश है कि मेरे अकाउंट में इस टाइम 10 लाख रुपया होना चाहिए। अब वो कहता है कि मैं किसी बैंक से कर्जा ले लूं। अब उसकी ये ख्वाहिश तभी पूरी होगी अगर बैंक उसके ऊपर सूद कम लेगा, इंटरेस्ट रेट। अगर ज्यादा लेगा तो वो बैंक से कर्जा नहीं लेगा और वो अपनी वेस्ट पूरी नहीं कर पाएगा कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हों। Desired amount of holding financial asset in the form of cash or bank deposit rather than making investment। वो कहता है कि बजाय इसके कि आप किसी कारोबार में पैसा लगाएं, बल्कि उसे खुद होल्ड करके रखें एसेट्स की शक्ल में, जो पैसे वगैरह। Desire to holding cash or liquid asset। लिक्विड एसेट किसे कहते हैं? यही जो पैसे वगैरह है, मनी वैल्यू जो है। अब टेबल पड़ी हुई है, वो लिक्विड एसेट नहीं है आपका, वो क्या है? वो एक सॉलिड एसेट आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर टेबल को बेचकर आपने 20,000 के वही जेब में पैसे रखे हुए हैं, तो उसको आप किसी टाइम यूज कर सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं ये लिक्विड पैसे है या लिक्विड मनी है, लिक्विड एसेट है। टेबल रिप्रेजेंटेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी। अगर सूद कम होगा बैंक में तो आप पैसे ज्यादा कर्जा लेंगे, अगर सूद ज्यादा होगा तो कर्जा कम लेंगे, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उधर से डिमांड फॉर मनी कम होती जा रही है। Conclusion, table shows that there is an inverse relation between rate of interest and demand for money। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड और प्राइस के दरमियान इन्वर्स रिलेशन था, डिमांड फॉर मनी में डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, इन्वर्स रिलेशन है। ग्राफ बनाया है मनी डिमांडेड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड की डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, नेगेटिव और स्ट्रेट लाइन, इस तरह से यहाँ पर भी डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप। Conclusion, demand for money increases as people feel less attracted towards the lending or depositing it। अगर कोई इंटरेस्ट रेट कम ले, बैंक सूद कम लगाए, तो आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर सूद ज्यादा होगा तो आप कर्ज नहीं लेंगे। शिफ्ट इन डिमांड फॉर मनी कर्व, मैंने हमेशा कहा है कि जो मेन फैक्टर होता है ना, जिसका मेन इंपैक्ट हम देख रहे होते हैं, उसके अलावा किसी भी और फैक्टर का इंपैक्ट होगा तो तब कर्व हमेशा शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर देखें इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स अदर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मनी डिमांडेड के ऊपर एक्चुअल इफेक्ट हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट का देखा, अब इसके अलावा बाकी किसी फैक्टर का इफेक्ट देखेंगे तो जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ या पीछे की तरफ। डिमांड कर्व विल शिफ्ट इफ एनी ऑफ द फैक्टर
financial innovations, change in income, change in price level, etc. other than rate of interest will change. अब यहाँ पर देखिए शिफ्ट जो है, शिफ्ट हो रही है, मनी डिमांडेड कर्व शिफ्ट हो रही है आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा किसी भी फैक्टर में कोई ऐसा चेंज आता है कि डिमांड बढ़ जाती है तो आगे की तरफ चेंज शिफ्ट हो जाएगी। अगर कोई ऐसा उन फैक्टर में चेंज आता है कि डिमांड फॉर मनी कम होती है तो ये पीछे की तरफ कर्व शिफ्ट हो जाएगी। The graph shows that original demand for M was MD naught, central line. Due to any change, rise in income level or fall in price level, demand for money increases, causing a shift in demand curve to right MD1. Conversely, demand curve can shift inward to MD2. Money demanded and an increase in GDP. Suppose that economic growth increases in the economy. Consequently, real incomes, परचेसिंग पावर, मैंने कहा था कि लॉ ऑफ डिमांड में हमने कुछ क्लासेस पढ़ी थी, एक था इनकम इफेक्ट, एक था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब था रियल इनकम इफेक्ट, परचेसिंग पावर। एक चीज 100 रुपए की थी तो आप 5 यूनिट खरीदते थे, अब आप उसके 10 यूनिट खरीद रहे हैं, हालांकि आपकी सैलरी जो इनकम है वो पहले भी 10,000 थी, अब भी उतना थी, लेकिन अब पहले आप किसी चीज के 5 यूनिट खरीदते थे, अब 10 खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज सस्ती होगी, ना कि आपकी जेब में पैसे ज्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी परचेसिंग पावर जो बढ़ जाती है, तो ये वही रियल इनकम या परचेसिंग पावर है। रियल इनकम इंक्रीजेस एज वेल एज द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी। दिस विल cause an increase in demand for money at each level of interest rate. Consequently, there is an outward shift in the demand for money. अब यहाँ पर देखें आउटवर्ड शिफ्ट हो रही है डिमांड फॉर मनी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से नहीं, किसी और फैक्टर की वजह से। मनी डिमांडेड एंड एन इंक्रीज इन फाइनेंशियल इन्फ्लेशन। यहाँ पर हमने कहा था कि किसी भी और फैक्टर की वजह से चेंज आए तो शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिखा हुआ है फाइनेंशियल इनोवेशंस, चेंज इन इनकम, चेंज इन प्राइस लेवल। अब यहाँ पर फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से जो चेंज आता है वो हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल इनोवेशन इज ए लूज टर्म दैट ऑन द होल इनकॉर्पोरेट न्यू मींस ऑफ स्पेंडिंग मनी। इन recent years, a major innovation has been the rise of financial products such as credit cards and debit cards, which reduces the need for people to withdraw cash in order to purchase goods and services. Consequently, financial innovation has reduced the demand for cash balances at each level of interest rate. वो कहता है कि अब लोगों की ख्वाहिश इतनी नहीं रही इस इनोवेशन की वजह से, इस नई इजादात की वजह से कि वो पैसा अपनी जेब में रखें, जिसकी वजह से वो उधार पैसे लेते नहीं है। अब क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं इस इनोवेशन की वजह से उनकी जो डिमांड है मनी की वो कम हो रही है, उनकी अब ख्वाहिश ही नहीं रही पैसे की डिमांड करने की। तो इनोवेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है मनी डिमांडेड के ऊपर। अब यहाँ पर देखें, मनी इनोवेशन के आने से डिमांड फॉर मनी कम हो गई तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी, द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लिक्विड एसेट। अब एक बंदे की ख्वाहिश है कि पैसा मेरी जेब में होना चाहिए, बैंक में नहीं, तो वो बैंक से कर्जा लेकर जेब में पैसा रख देता है। अब इस ख्वाहिश के बदले में उसे एक सैक्रिफाइस कुछ करना पड़ गया है। वो क्या? अब वो कर्जा जो उसने लिया है तो वो उसके ऊपर सूद भी देगा, तो वो एक उसकी क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई। One can earn the handsome amount of interest by lending it to someone else instead of holding it. Higher interest rate decreases the demand for money. कोई पैसे की तलब तब नहीं करेगा बैंक से जब उसे सूद ज्यादा नजर आएगा, and vice versa. The level of real national output or GDP. Demand for money also depends upon the level of real GDP. People with high income have high level of spending as compared to those with low income. The pace of financial innovation. Online funds transfer facilities, automated teller machine, ATM, credit cards also influence the level of money needed. People with these modern financial facilities will be less inclined to hold money. जिनका शौक है कि वो अपने इजी पैसा, जैश कैश वगैरह में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो उनकी अब ये विश रही नहीं कि उनके बटुए में पैसे हैं। तो इस फाइनेंशियल इनोवेशन की वजह से उनका लेस इंक्लाइंड हो गया है वो मनी को होल्ड करने की तरफ। केन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस मॉडल। लिक्विडिटी का मतलब वही है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि हम कितना प्रेफर कर रहे हैं कि पैसे को लिक्विड फॉर्म में अपनी जेब में रखें। डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन समवन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। पीपल प्रेफर टू होल्ड कैश। लोग प्रेफर करते हैं कैश को होल्ड करने में, अपने बटुए में, अपनी जेब में पैसे रखने में, लिक्विड फॉर्म में, तो इसे कहते हैं लिक्विडिटी, rather than assets that are illiquid. एसेट जो होते हैं वो इलिक्विड होते हैं। अब यहाँ पर जो पैसे हैं आपकी जेब में वो लिक्विड है क्योंकि आपने उनको ओपन रखा हुआ है अपनी जेब में।
अगर उन्हीं पैसों का कोई एसेट पड़ा हुआ है आपके घर में, आपके ऑफिस में, तो उसे इलिक्विड कहते हैं, क्योंकि आप आमतौर पर उसे साथ नहीं होल्ड कर सकते। They will, however, be paid as a premium more than original value to hold more illiquid assets. Reasons are motives for demand for money: transactional, precautionary, or speculative. People need money transactional. People need money to make regular payment for their day-to-day transactions. Transactional किसे कहते हैं? जब आम तौर पर दिन में जो हम ट्रांजेक्शंस करते हैं चीजों की खरीदो फरोख्त में, उसके लिए जिन पैसों की हमें जरूरत पड़ती है, तो उससे हम कहते हैं ये ट्रांजेक्शनल मनी है। This is the amount which people hold for their specified expenditures. This demand for money is directly proportional to nominal national income. Transactional demand for money remains unaffected to any change in rate of interest. अब आप जरूरियात की चीजों के लिए आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो तो मस्ट हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रिकॉशनरी और प्रिवेंटिव मनी पीपल होल्ड फॉर इमरजेंसी परचेसेस। ये किसके लिए? ये प्रिवेंटिव कहते हैं, एहतियात तौर पर। मनी पीपल होल्ड फॉर इमरजेंसी परचेसेस। इट शेयर्स ए नॉमिनल पार्ट इन टोटल डिमांड फॉर मनी which people hold for some unexpected events. Emergency वाला जो मैंने आपको बताया, such as accident or disease. Precautionary demand for money is inversely proportional to rate of interest, but relatively inelastic. People want to make more money with their existing money stock. At low interest rate, opportunity cost of holding money decreases. अब मैंने कहा था कि at low interest rate, अगर सूद कम है, आप पैसे अपनी जेब में रख रहे हैं बैंक से लेकर, तो उसके बदले में आप सूद कम दे रहे हैं, इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कम है। अगर सूद ज्यादा देना पड़ता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होती है पैसे जेब में रखने की। Speculative demand for money is also inversely proportional to interest rate but relatively elastic. Assumption: wealth can be stored either in cash or bonds, and the price of a bond is inversely proportional to the interest rate. बॉन्ड आगे देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? टोटल डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू ये तीनों, ट्रांजैक्शनल, प्रिकॉशनरी और स्पेकुलेटिव। Keynes liquidity trap: a situation where prevailing interest rates are low and saving rates are high, causing the monetary policy to be ineffective. When monetary policy becomes ineffective due to very low interest rate, the situation of an economy where interest is as lower that any effort to decrease an interest by increasing the money supply becomes useless. According to Keynes liquidity trap, people wait for the good time for purchasing the bonds. They prefer to hold liquid money, cash balances, which make monetary policy ineffective. अब मनी डिमांड हमेशा क्या होती है? ऐसा ऐसा कम होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। अगर सूद ज्यादा लेगा बैंक आपसे तो आप उस मनी कम डिमांड करेंगे, अगर सूद कम लेगा तो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो इसलिए डाउनवर्ड कर्व बनाई गई है। और ये क्या मनी सप्लाई बाद में देखते हैं। Measure to overcome the liquidity trap. Fiscal policy becomes a very important instrument in raising the demand. For example, running a larger budget deficit. Higher inflation will cause the saving to be worthless. This will be a disincentive for holding of cash, as its real value will decrease. Therefore, consumption will increase. आप खुश हैं कि आपने 10,000 जेब में सेव किया हुआ है, और 10,000 से जितनी चीजें आज खरीद रहे हैं कल उतनी चीजें नहीं खरीद सकेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो बजाय इसके कि वो कहते हैं खुश होने की बजाय आप सेविंग करें, तो इसी डर से कि कल आपके पैसे की वैल्यू कम ना हो जाए, आप उसको आज खर्च करेंगे। कंजम्पशन विल इंक्रीज। एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. If government borrows from commercial banks so as market rate of interest increases, as a result individuals start purchasing bonds, and with this inflow of resources into financial system, economy will slowly pull out from the liquidity trap. आ गया bond bill आकर। An investment that is bought up front by an investor and which then pays a fixed amount in return at regular time periods, usually annually. Bond price is inversely proportional to rate of इंटरेस्ट। हमेशा यही है कि सूद जो है ना वो मेन होता है। बैंक से आप लोन ले रहे हैं तो तब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने सामने मद्देनजर उसको रखना है। सेम इसी तरह से बॉन्ड के टाइम भी अगर हुकूमत आपको कहे कि मैं आपसे इतने पैसे आज ले रही हूँ, कल आपको 5% के सूद पर वापस करूंगी, तो हो सकता है 10 बंदे बॉन्ड लें हुकूमत से, वो डॉक्यूमेंट लें। लेकिन अगर हुकूमत कहे कि मैं 10% सूद दूंगी, तो हो सकता है ज्यादा बंदे लें। When interest rates are high, individual would expect the rate of interest to fall and the price of bond to rise. Therefore, to speculatively benefit from this, they should use their balance of money to buy bonds, because if or when the price of bond rises, they can sell them and make more money.
The speculative money balance is low when interest rates are high. When interest rates are low, अब global example, individual would expect the rate of interest to rise and the price of bond to fall. Therefore, to avoid the losses involved with a fall in the price of bond, individuals should sell their bond, thus increasing the balance of speculative cash. Conclusion: there is an inverse relationship between the rate of interest and the speculative demand for money. एक ही रिलेशन मोस्टली हमने अभी तक पढ़ा है कि डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट का। अब डिमांड की वजह है सप्लाई ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन ए कंट्री एट ए गिवन टाइम, करेंसी नोट्स, करेंसी कॉइन्स, बैंक डिमांड डिपॉजिट वगैरह। सप्लाई ऑफ मनी इज डिफरेंट फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स। वो तो हमने जो पढ़ा था फर्म वाला, वो तो गुड्स की सप्लाई थी। अब क्या है, मनी की सप्लाई है। इन केस ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ मनी, गुड्स फंड्स गोन इनटू समवन हैंड्स मे बी कंज्यूम्ड एंड एबॉलिश्ड परमानेंटली। वो कहते हैं जब किसी चीज को हम सप्लाई कर देते हैं तो अगला बंदा हो सकता है उसको खा पी जाए, इस्तेमाल कर जाए। बट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, इवन इट इज यूज्ड एज ए मनी many times, it remains in total stock of money supplied in a country. अगर आप किसी को कोई गुड की सप्लाई कर रहे हैं तो वो बंदा उसको खा पी जाएगा, तो हम कहेंगे कि इस मुल्क में जितने प्रोडक्ट्स थे अब एक प्रोडक्ट कम हो गया। लेकिन अगर आपने किसी को पैसे सप्लाई किए तो उस मुल्क में पैसे तो रहेंगे, वो कौन सा उनको खा सकता है, उनको सिर्फ यूज कर सकता है। तो पहले आपके हाथ में पैसे थे, अब किसी और के हाथ में है। तो वो कहते हैं मनी की जो सप्लाई है उसका ये मतलब नहीं होता कि अब वो चीज खत्म हो गई है, उसको कोई यूज कर सकता है टोटली, तो उसको खत्म नहीं कर सकता। इट रिमेन्स इन टोटल स्टॉक ऑफ मनी। मुल्क में जितने भी अरब खरब रुपए पहले थे अब भी उतने ही हैं, लेकिन पहले किसी और के हाथ में थे, अब किसी और के हाथ में। अदर टाइप्स ऑफ मनी बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। सबसे पहले ट्रांजैक्शनल मनी। इट इज यूज्ड टू बाय एंड सेल थिंग्स विद इन एन इकोनॉमी। इट इंक्लूड करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स वगैरह। ट्रांजैक्शनल मनी मतलब आम रूटीन में आप जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें जो आप मनी इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल मनी। इसके बाद है चेकिंग अकाउंट्स। मनी दैट इज इन पीपल्स अकाउंट्स दैट दे हैव इमीडिएट एक्सेस टू। मतलब वो कहता है कि मनी की वो टाइप जो आपके अकाउंट में है और जहां पर आपकी एक्सेस भी है। M1 इज इक्वल टू M नॉट प्लस डिमांड डिपॉजिट्स। पहली जो थी ट्रांजैक्शनल मनी उससे M नॉट 1 ने बोला है, और जो चेकिंग अकाउंट है उससे M1 बोला है। सेविंग डिपॉजिट्स, मनी दैट बिलोंग्स टू पीपल बट व्हिच दे कैन नॉट एक्सेस इमीडिएटली। वो कहते हैं ये भी लोगों के पैसे हैं लेकिन यहाँ पर उनकी जो है फौरी तौर पर एक्सेस नहीं होती। M2 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। इसके बाद है लार्ज टाइम एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज। M3 इज इक्वल टू M2 प्लस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज कहते हैं लोन्स वगैरह को। कंक्लूजन, द की वेरिएबल अमंग दीस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मनी इज देयर लेवल ऑफ लिक्विडिटी। वो कहते हैं कि इनको हमने डिवीजन की है, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, वो लिक्विडिटी का है। लिक्विडिटी क्या होते हैं, मतलब पैसे की वो शक्ल जो आपके पास कैश इन हैंड हो, जो जेब में पैसे हैं। अगर आपके पैसे आपकी जेब में हैं, आपके हाथ में हैं, तब हम कहते हैं ये लिक्विड मनी है। अगर आम रूटीन में आप उसे साथ लेकर नहीं चल रहे तो इसका मतलब है ये लिक्विड नहीं है। तो उसकी लिक्विडिटी के बेस पर हमने इसकी डिवीजन की है। विद लार्ज टाइम एसेट्स बीइंग द मोस्ट इलिक्विड एंड ट्रांजैक्शनल मनी बाय इट्स नेचर ऑलरेडी बीइंग फुली लिक्विड। वो कहते हैं जो पहली ट्रांजैक्शनल मनी है जिसको आम रूटीन में सारा दिन हम अपने बटुए लेकर पैसे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल है लिक्विड मनी की। और जो लार्ज एसेट्स हैं, मैंने आपको कहा था कि अगर टेबल 20,000 की है, टेबल बेचकर 20,000 आपकी जेब में है, वो लिक्विड मनी है। अगर टेबल हमने ली हुई है अपने घर में या ऑफिस में तो वो क्या है, वो इलिक्विड है, एसेट है। टू होल्ड एनी वैल्यू सप्लाई ऑफ मनी मस्ट बी फिनिट। If the currency could be produced to an unlimited extent, then people could use it to bid up the price of all goods in the economy, meaning prices and incomes would be sky high. Consequently, power over the money supply is left with the government. Importance of money supply. An increase in money supply has the effect of lowering the interest rate at which people can borrow, so directly affecting the level of investment and consumption within an economy. Okay, कह रहे हैं an increase in money supply has the effect of lowering the interest rate. मनी सप्लाई का मतलब क्या है कि लोगों के पास ज्यादा पैसा सप्लाई हो रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं, हैज द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट एट व्हिच पीपल कैन बोरो। अब लोगों के पास ऑलरेडी अगर पैसा है तो क्या वो कर्जे लेंगे, तो जाहिर सी बात है कर्जे नहीं लेंगे। लेकिन अगर बैंक चाहता है कि लोग कर्जे लें तो उसके लिए उसे फिर सूद की जो परसेंटेज है, रेट है, वो कम रखना पड़ेगा। So directly affecting the level of investment. Investment हम उसी से करते हैं जो हमारे पास पैसा हो या कर्जे लेकर, and consumption within an economy. इसके बाद है methods of controlling the money policy. Methods of controlling the money supply.
Open market operations, interest rates, special deposits, and government borrowing. Open market operations. This involves a central bank buying and selling the bills on behalf of the government on the open market. This affects the credit creating abilities of commercial banks. For example, if the central bank sells the bills, the public will pay for them by drawing their accounts with the commercial banks. As these banks have to maintain a stable ratio between cash and loans, they will have to cut back on their lending and hence growth of money supply will be decreased. Interest rate. As government through a central bank can influence the interest rate through issue of treasury bills, which result in all major financial institutions altering their rates accordingly. If the government raises interest rate, this reduces the demand for money as less people will want to take out bank loans. यहाँ पर क्या कह रहा है वो, if government raises interest rate, हमेशा वही बात है, अगर सूद बढ़ेगा तो लोग कर्जे नहीं लेंगे. Special deposits. The government can require commercial banks to deposit a certain proportion of their assets at the central bank. Central bank मतलब state bank. This effectively reduces their ability to create credit and thus supports contractionary monetary policy. वो क्या कर रहा है, ये क्या करके reduces their ability to create credits. Credits मतलब loans. Government borrowing. Government can influence the money supply with the level of its own borrowing. High borrowing by the government reduces the money supply. Foreign borrowing by the government increases the money supply. Money supply का मतलब कि पैसे हैं कि. Conclusion. Times assume that at any given time the supply of money remain unchanged since the central bank or federal authorities can change it. Determinants of interest rate, demand for money and supply for money. Demand का मैंने आपको बताया हुआ है कि डिमांड फॉर मनी या मनी डिमांडेड कर्व, ये ऐसे है जैसे लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व थी. क्यों? क्योंकि उधर डिमांड और प्राइस के इनवर्स रिलेशन था, तो जो कर्व थी वो डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप थी, स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट के इनवर्स रिलेशन है, तो इस दोनों के दरमियान भी डाउनवर्ड स्लोप है. The graph shows that vertically supply curve of money represents a fixed money supply and downward sloping demand curve represents an inverse relationship with interest rate. At point E, both are intersecting each other, which shows the rate of interest at R. वो क्या कह रहा है, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो किसको शो कर रेट ऑफ इंटरेस्ट को. चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. Suppose prevailing inflation rates are high and government wishes to drag it down. Yeah, inflation rates are high and government wishes to drag it down. To control rising inflation, government will try to control supply of money. महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी. With the purpose, plan of central bank will be. With this purpose, plan of central bank will be. Government will try to increase interest rate to shrink the consumption and investment in the country. इसके बाद क्या है, central bank will sell securities in open market. Doing so, bank results will decline. Commercial banks have less lending power. Overall money supply will fall. Interest rate will be high. ये सारी सिचुएशन को इस तरह से हुकूमत कंट्रोल कर रही है. आवाम के पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो ज्यादा डिमांड करेंगे, जिसके बाद महंगाई बढ़ जाएगी. तो उस महंगाई को रोकने के लिए हुकूमत क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करती है. क्योंकि अगर पैसा ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा होंगी, कंजम्पशन भी ज्यादा होंगी. तो हुकूमत क्या करती है, गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट टू श्रिंक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है. अगर सूद ज्यादा होगा तो लोग कर्जे नहीं लेंगे, जिसकी वजह से वो पैसे ना खर्च करेंगे ना इन्वेस्ट करेंगे. इसके बाद है डिफ्लेशनरी सिचुएशन. When prevailing prices are too low and investors have no incentive to invest, government will try to reduce the interest rate. अब लोगों के पास पैसा नहीं है तो हुकूमत क्या करेगी, सूद की परसेंटेज या सूद की जो रेट होगा उसको कम करेगी ताकि लोग कर्जे लें और पैसे इन्वेस्ट कर सकें. For this purpose, government will buy the securities from open market. Change in supply of money and impact on market rate of interest. Selling of securities, money goes to central bank. Commercial bank reserves decreases. Less funds available for lending, money supply falls and interest rate goes up. अब यहाँ पर देखिए जो मनी डिमांडेड कर्व है वो डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोप है नीचे की तरफ, और मनी सप्लाई कर्व ये सेंटर पॉइंट एम पर जो सामने है. इसके बाद वो क्या कह रहा है, M1 की तरफ शिफ्ट हो रही है या MS2 की तरफ शिफ्ट हो रही है. मनी सप्लाई कर्व यहाँ पर बढ़ रही है, मनी सप्लाई यहाँ पर कम हो रही है. The graph shows that due to increase in money supply shift to MS1 which lower the interest rate to R1.
while a decrease in money supply shift MS to MS2, which causes an increase in interest rate. Value of money. Money is what money does according to worker. People need money to buy goods and services to satisfy their desire. Purchasing power of money. Determinant of value of money. Price level. Value of money is equal to 1 by P, where P is the general price level. Quantity theory of money. There is a direct relationship between supply of money and price level. वो क्या कह रहा है कि प्राइस लेवल और मनी सप्लाई के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। वो किस तरह से कि अगर आपके पास मनी सप्लाई ज्यादा है, अवाम के पास ज्यादा पैसा है, तो ज्यादा डिमांड करेगा, उधर से प्राइस हाई हो जाएगी। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ी तो उधर से फिर प्राइसेस हाई हो जाएंगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। Velocity of money remains same, amount of goods and services remains same, money is required to spend on goods and services. Criticism. This theory requires the full employment which doubts its reliability and real value. अब इस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो फुल होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता रियल वर्ल्ड में। तो जिसकी वजह से ये डाउट क्रिएट करते हैं कि शायद ये थ्योरी ठीक नहीं है। चेंज इन प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई इज नॉट नेसेसरी प्रोपोर्शनल टू वन एंड अदर। वो कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल दोनों प्रोपोर्शनल हो एक दूसरे के, डिपेंडेंट हो। Money as a medium of exchange is considered while other functions, store of value and unit of account, are ignored. It is a simple theoretical model which has limited practical ability. ये assumptions जो दी गई हैं उसने कहा कि ये क्या है, weak है।